हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस का पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिया था। आज से हम देखेंगे 31 से 60 तक के क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा आज के पार्ट का क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर। तो हिंदी में मैं आपको बता दूँ ये कि इसका मतलब हो गया कि जो मुख्य एसआई यूनिट हैं वह कितनी हैं। तो ये टोटल 7 एसआई यूनिट्स हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफार्मर वर्क्स। तो इसका मतलब हो गया कि जो ट्रांसफार्मर होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलीय दूरी। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34वां प्रश्न है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज़ मिनिमम व्हेन। तो हम जानते हैं कि हाइट बढ़ने के साथ साथ जैसे फार्मूला था हमारे पास, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है P इक्वल्स क्या बनता है mgh होता है। h क्या होता है, ग्राउंड लेवल से हाइट। तो हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप सीधे ज़मीन पर खड़े हुए हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है ये। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि ज़मीन पे अगर आप लेट जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा आंसर, लाई डाउन ऑन ग्राउंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। जो शुद्ध जल होता है उसका गलनांक कितना होता है, हिमांक कितना होता है। तो उसका हिमांक होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो फ़ारेनहाइट में होता है 32 फ़ारेनहाइट। और जो फ़ारेनहाइट स्केल चलती है कहाँ से कहाँ तक चलती है, इसमें टोटल 180 डिवीज़न होते हैं, आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप कैसे निकालेंगे, 180 को ऐड कर देना है 32 में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 32, 32 से कहाँ तक चली जाएगी ये, 32 से चली जाएगी 212 तक, 212 तक, 32 टू 212 तक चली जाती है फ़ारेनहाइट स्केल। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड कितने टेम्परेचर पर बराबर होते हैं। तो ये होता है -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। जो कोण का मापन की इकाई होती है वह क्या होती है। तो ये रेडियन होती है कोण की मापन की इकाई, और घन कोण की मापन की इकाई होती है स्टेरेडियन। रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ एन। जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की या कांस्टेंट आयाम की या फिर फिक्स आयाम की जो रेडियो वेव होती हैं वह किससे जनरेट की जाती हैं। तो ये किससे जनरेट की जाती हैं, ऑक्सीलरेटर से जनरेट की जाती हैं रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। 38वां प्रश्न है, हुक्स लॉ इज़ रिलेटेड टू। जो हुक का नियम है यह किससे संबंधित होता है। तो ये संबंधित होता है इलास्टिसिटी से। और हुक्स लॉ में क्या होता है, हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाता है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो स्ट्रेस इक्वल्स हो जाएगा E और साथ में स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या बनता है, E जो होता है इसे हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इक्वल्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये फार्मूला आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, सडन फॉल इन बैरोमीटर इज़ इंडिकेशन ऑफ। अगर कोई बैरोमीटर है उसमें अगर उसके मापन में अगर अचानक गिरावट आती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि तूफ़ान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है। इसका इंडिकेशन होता है सडन फॉल इन बैरोमीटर।
और बैरोमीटर किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाटर मूविंग अप ए स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रॉ ले ली है आपके पास है, इस स्ट्रॉ में अगर इस स्ट्रॉ को आपने बकेट में डुबो दिया तो इसमें पानी भर जाता है, ऊपर तक चढ़ जाता है। ये किस चीज़ की वजह से होता है, क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो ये होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो पानी है ये इस ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है। अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो ये इसी एक्शन की वजह से ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू। जो हमारा आकाश है, ये आकाश किस वजह से नीला दिखाई देता है? तो स्वच्छ आकाश किस वजह से नीला दिखाई देता है? इसका रीजन होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मैग्नेट होता है, हम बाहर का तो हमें पता है नॉर्थ साउथ है, ठीक है, तो अंदर किस तरह फ्लो करता है? साउथ से नॉर्थ फ्लो करेगा या फिर नॉर्थ से साउथ फ्लो करेगा, कैसे जाता है? इसका मतलब यह है, तो ये होता है अगर विद इन मतलब बोला जाए विद इन ए मैग्नेट, तो ये विद इन ए मैग्नेट जाता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, विद इन ए मैग्नेट अगर देखा जाए तो मैग्नेट हो गया ये नॉर्थ है ये, और अगर ये साउथ है तो साउथ से नॉर्थ जाएगा अंदर में, और बाहर में जाता है नॉर्थ से साउथ। इस टाइप से ये वेव्स चलती रहती हैं, नॉर्थ से साउथ जाएंगी बाहर साइड में, लेकिन यही अंदर साइड जब आएंगे तो साउथ से नॉर्थ आएंगे, फिर इस टाइप से फ्लो करती हैं। तो विद इन द मतलब अंदर की बात करें तो चुंबक के अंदर में साउथ यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं, लेकिन अगर बाहर की बात करें तो उत्तर से दक्षिण जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 43, द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय। तो यहाँ पे है कि एक्सपेरिमेंट वह किसने किया था जो ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती हैं। ये पहली बार किसने बताया था? ये बताया था हेनरी हर्ट्ज ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, द फिलामेंट स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। किसकी बनी होती है? तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में यहाँ पे जो धातु की तंतु लगी होती है, यह किस धातु की लगी होती है ये बताना है आपको। तो ये बनी होती है टंगस्टन के। और टंगस्टन की क्यों बनाते हैं? तो ये बनाते हैं क्योंकि जो टंगस्टन होता है इसमें रेड हॉट हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। रेड हॉट हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि अगर गर्म हो जाए तो गर्म होने पर भी ये अपनी हार्डनेस को लूज़ नहीं करता है, ये हार्ड बना रहता है, इसलिए बनाया जाता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, ड्रैग इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। ठीक है, तो जो ड्रैग होता है दो टाइप से होते हैं। ठीक है, फोर्स ड्रैग फोर्स हो गया तो फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से एक्ट करता है ड्रैग फोर्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। तो आजकल के जो व्हीकल आ रहे हैं उनमें हम मशीनें लगी होती हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ में, हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं। तो ये किस लॉ पर या किस नियम पर कार्य करते हैं? तो इसका मतलब है, इसका आंसर है पास्कल का लॉ। पास्कल के लॉ के सिद्धांत का पालन करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। 47वां प्रश्न है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, तो यह किस तरह की इमेज बनाता है? तो यह बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट टाइप की इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट टाइप की इमेज बनाता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। तो ड्राइवर की सीट की आपने राइट और लेफ्ट साइड में दो में देखा होगा, ये कांच लगे होते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इनकी जो स्क्रीन होती है बाहर साइड थोड़ी सी उठी होती है बाहर की तरफ। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस
और कॉनकेव लेंस, दो टाइप के होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, बाहर की तरफ उठा रहता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, केव बनी होती है उनमें। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव में अवतल हो गया और कॉन्वेक्स में उत्तल हो गया, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है बगल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रेजेंट इन द क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एटम में। तो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों ही होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होता है, और इसी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो भारी होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा में। और ये कुल मिला के जो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का 1800 गुना लगभग भारी होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन से 1800 गुना ज़्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन। तो आप ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसका वजन कितना हो जाएगा। तो अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन यहाँ पे था, और इसका भी इतने टाइम्स हो जाएगा, आप कर दोगे 1800 गुना, तो इतना भारी होता है ये न्यूक्लियस, उन दोनों को ऐड करने पे तो इतना भारी हो जाएगा न्यूक्लियस। ये इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक न्यूक्लियस के साइड साइड में रोटेट करते रह जाते हैं। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सन है उसका मास बहुत ज़्यादा है, और उसी बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से जो अदर चीज़ें हैं वो उसकी चारों तरफ रोटेट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, किसी तत्व का न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, किस साइज़ का होता है। तो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 10⁻⁻15 मीटर का, और 10⁻⁻15 मीटर जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो एक फर्मी के बराबर होता है, एक फर्मी के बराबर होता है। यहाँ से एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि जो मास हमने देखा था कितना था, 1800 गुना प्रोटॉन और 1800 गुना न्यूट्रॉन। तो ये दोनों ही एक छोटे से साइज़ में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, बहुत ही छोटे साइज़ में ही, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रेविटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस फोर्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 51 प्रश्न है, फ्रॉम द मून्स सरफेस एस्ट्रोनॉट्स सी ए ब्लैक स्काई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ। तो जो चांद की सरफेस से अगर कोई एस्ट्रोनॉट है तो ये देखता है इसको, इसका जो बाहर का आसमान है काला दिखाई देता है, तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है क्योंकि जो मून की सरफेस, मून का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है या कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से ही वहाँ का आकाश काला दिखाई देता है। और अर्थ में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमें ब्लू मून दिखाई देता है, ब्लू स्काई दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज विथ। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने देखा था, रेजिस्टेंस इक्वल्स क्या फॉर्मूला होता है, रो L/A। तो ये जो रो हो गया ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल टू मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये लेंथ हो गई वायर की, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया वायर का। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर गया, मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या आप पता कर सकते हैं कि ये हो गया मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, ट्रू और फॉल्स। तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो लाइट की स्पीड जो होती है मीडियम के टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर किसी माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट ना तो बढ़ेगी, रिमेंस अनचेंज रह जाती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो साउंड वेव होती है इस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर क्या होता है, न्यूक्लियस फोर्स। वो मैंने बताया था कि एक छोटे से एक फर्मी साइज में, मतलब 10⁻⁻15 देखा जा रहा है, -15 मीटर। ठीक है, 1 मीटर आप जानते हैं कितना बड़ा होता है। अब उसी को आप 10⁻15 से भाग दे देंगे
तो एक पॉइंट के बराबर, एक डॉट के बराबर स्पेस आ जाएगा। इस छोटे से स्पेस में आप कितना वजन डाल रहे हैं, कितना वजन रख रहे हैं एक छोटे से डॉट में, ये देख लीजिए। प्रोटॉन 1840 अप्रॉक्स होता है, मैं इसको 1840 होता है लेकिन मैं 1800 बता रहा हूँ। तो 1800 प्रोटॉन हो गया, और प्रोटॉन का एक प्रोटॉन मतलब जितने भी प्रोटॉन होंगे उसका एक प्रोटॉन का वजन कितना होता है, या एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन से एक प्रोटॉन से 1800 गुना ज़्यादा भारी होता है एक न्यूट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो इन दोनों का वजन लगभग इतना इतना हो गया, और टोटल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1800 प्लस 1800 इंटू 1800 मतलब 1800 टू द पावर कितनी हो गई, 3 इंटू माफ़ कीजिएगा उल्टा हो गया, ये हो गया 1800 प्लस 1800 का स्क्वायर, इतने वजन रहता है एक डॉट के अंदर में। इतना वजन होने की वजह से इसकी जो ग्रेविटी हो गई या फिर न्यूक्लियस फोर्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो हमारा ब्लैक होल होता है। तो ब्लैक होल भी सेम एक पॉइंट डॉट में या एक डॉट के अंदर, जैसे आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मास कंसंट्रेट हो जाता है। तो उसी बेसिस पे ये जो फोर्स हो गया या फिर न्यूक्लियस फोर्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, 55वां प्रश्न है। विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। सूर्य का तापमान माप करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है, तो इसको हम बोलते हैं पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर दूर से ही जो रेज आती हैं उनको कलेक्ट करके टेम्परेचर को बताता है। तो पायरोमीटर यूज होता है सूर्य का तापमान मापन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है। विच फिनोमिना ऑकर्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर एक लाइट का सोर्स है डेंस मीडियम से, ये डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। तो डेंसर से अगर रेयर में आ रहा है तो क्या होगा, अगर ये स्तंभ हो गया, तो अगर कोई लाइट डेंस मीडियम से रेयर में आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, अपने पाथ से दूर हट जाएगी। अगर इसका पाथ में ये पाथ था, आप ऐसे देख सकते हैं, ये लाइट यहाँ से आ रही थी, ठीक है, तो इसका पाथ ये फॉलो कर लेना था, लेकिन ये पाथ फॉलो नहीं करेगी, ना तो ये अभिलंब की तरफ आएगी बल्कि अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके पास टाइम, ऐसा आप बोल सकते हैं कि आप टाइम सेम ले, ठीक है, सेम टाइम ट्रेवल का होना चाहिए। तो टाइम ट्रेवल एक मीडियम को क्रॉस करने के लिए सेम टाइम चाहिए। अगर आप ये सेम टाइम दे रहे हैं तो उतने टाइम पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियम जो है हमारा रेयर मीडियम है। मतलब रेयर बोले तो बोल सकते हैं कि इसमें कम अवरोध हो रहा है, अवरोध कम दिया जा रहा है, तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। लेकिन अगर यहाँ पे अवरोध ज़्यादा होता, डेंसर होता, तो ये किसकी तरफ आ जाती, अभिलंब की तरफ आ जाती, ताकि इसको छोटा सा रास्ता तय करना पड़े और उतने टाइम पे आसानी से इस पाथ को फॉलो कर जाए। तो इस तरह से काम करती है ये। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थ्रू, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, विच फिनोमेना ऑकर्स, माफ़ कीजिएगा ये तो कुछ दूसरा पूछ रहा था। विच फिनोमेना ऑकर्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और साथ में जो मैंने आपको बताया ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, दोनों ही चीज़ें होंगी, तो TIR होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है। विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। तो चार्ज को अपने में से कौन सा एलिमेंट पास नहीं होने देता, तो ये होता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखते हैं, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 58 है। द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हो गई ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम रह जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन से 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही होता, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन रहते तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो यूनिट होती है वो सेम रह जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर आप इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब हो गया कि एक डेंसिटी आपने मेजर ऊपर रखी हुई है और दूसरी डेंसिटी नीचे रखी है, तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगी, तो विदाउट एनी यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं बचेगी इसके पास में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, M0 L0 और T0 हो जाएगा, तो तीनों ही 0 0 आ जाएंगे।
M0 L0 T0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, तो यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो जनरली ये होता है 332 मीटर पर सेकंड। आप में से बहुत से लोगों को ये याद होगा 332 मीटर पर सेकंड। जनरली ये 320 से और 332 के बीच में ही ऑप्शन में दे के रखता है, तो आप 320 से 332 के बीच में जो भी ऑप्शन हो उसको टिक कर सकते हैं। और अगर ये सारे ऑप्शन दे के रखा हो तो आप मेनली 332 मीटर पर सेकेंड को टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज़ बेस्ड ऑन विच इफेक्ट। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो एक अगर सब्सटेंस दे के रखा है, ये सब्सटेंस में आप अगर दाब अप्लाई करोगे या फिर प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसमें चार्ज फ्लो होने लगता है। मतलब इसके जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो ये एक जगह से दूसरी जगह बढ़ेंगे, और एक जगह से अगर दूसरी जगह बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही आप क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या फिर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या कहला जाता है, ये कहला जाता है करंट। ठीक है, तो करंट जनरेट हो जाएगा। तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, ये कहलाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दोस्तों ये थे टोटल पार्ट 2 के टोटल 30 क्वेश्चन, और इसी तरह से हमने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन और करेंगे जो कि हम कल देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।